जय हिंद बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है ना, वो है अधिकार। अधिकारों में विशेषतः मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन मौलिक अधिकारों से पहले आपको अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आखिरकार अधिकार होते क्या हैं? देखो, जब आदि मानव, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, आदि मानव अपनी जो प्रारंभिक अवस्था थी, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, या फिर जब व्यक्ति या आदि मानव जो है अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उस वक्त ना तो उसे कोई अधिकारों का ज्ञान था, ना वो कोई समाज में रहना जानता था। केवल और केवल उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? पेट भरना। अब पेट भरने के लिए वो किसी का भी शिकार कर सकता था, किसी को भी मार सकता था। यानी कानून वगैरह कोई भी अगर किसी को मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसको किसी ने मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सभ्य होता गया, उसने अपने जीवन में एक सभ्यता की तरफ कदम बढ़ाया, तो उसे अधिकारों की जरूरत महसूस हुई। जब वो समाज में रहने लगा, तो समाज में उसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अन्य सुरक्षाओं के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी आवश्यकता के कारण राज्य नामक इकाई का गठन हुआ, जिसे हम राज्य कहते हैं आजकल, जैसे देश या राज्य कह लीजिए। तो राज्य के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए राज्य के द्वारा। तो उन अधिकारों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? हमें 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार। कौन सा है? प्राकृतिक अधिकार। दूसरा है मॉरल राइट्स, नैतिक अधिकार। और तीसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में हमें कुछ अधिकार है, जैसे कि नंबर 1 मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकारों में सबसे जो मेन है वो है मौलिक अधिकार। दूसरा है नागरिक या सामाजिक अधिकार। तीसरा है आर्थिक अधिकार। और चौथा है राजनीतिक अधिकार। तो सबसे पहला है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार मतलब जो हमें, ऐसे अधिकार जो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। वैसे इन अधिकारों को कुछ एक जो आलोचक है ना प्राकृतिक अधिकार को, इसे अधिकारों का नकारात्मक रूप कहते हैं, नेगेटिव रूप कहते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो, हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विद्वान हैं, वो इस अधिकार के समर्थक हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को स्वच्छंद अवस्था में, जिस रूप में वो पैदा हुआ है, जो अधिकार उसको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, वो अधिकार ही उसको मिलने चाहिए। उस पर किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कल्पना करिए, यदि किसी व्यक्ति को इतने अधिकार प्राप्त हो जाएं, असीमित अधिकार प्राप्त हो जाएं कि उसे कोई रोक टोक ही ना हो, तो फिर क्या होगा? उसमें जो ताकतवर होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे, वो गरीबों को जीना दूभर कर देंगे, जी नहीं सकते, क्योंकि वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी की जमीन को हथिया सकते हैं, क्योंकि वो रोक तो सकते ही नहीं है किसी को, उसको कोई भी। इसीलिए इन्हें अधिकारों का नकारात्मक रूप कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकारों को। यानी अधिकार वो अधिकार होते हैं सही मायने में जिनमें कुछ सीमाएं हों, जिनकी सीमाएं हों, अर्थात ऐसे अधिकार जिनसे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा होती हो। ठीक है? अपने अधिकार के साथ साथ में अन्य व्यक्तियों को भी अधिकार मिले, यानी कि हमारा कर्तव्य भी हमारे अधिकारों के साथ में जुड़ा हुआ हो, तब वो अधिकार सही मायने में अधिकार होते हैं। अगर वो कह दिया जाए वो स्वच्छंद हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ भी का मतलब तो कुछ भी होता है
यानी कि वो किसी को भी मार सकता है, किसी की संपत्ति को लूट सकता है। लेकिन ऐसा क्यों रोका जाता है? उसे रोका है क्योंकि यदि किसी को मारेगा तो ठीक है, तुम्हारा अधिकार तो हो गया, प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन दूसरे का अधिकार भी तो है जीने का, तो आपने उसका तो उल्लंघन कर दिया। तो अधिकार सही मायने वो अधिकार वो होते हैं सकारात्मक, जिनसे दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा हो। इसलिए प्राकृतिक अधिकार को विद्वान हॉब्स, लॉक और रूसो को छोड़ करके और एक दो विद्वान और इनके साथ हैं, बाकी जो अन्य विद्वान है वो सभी इस चीज का बुराई करते हैं, इस अधिकार की। भाई अधिकार जो होते हैं इस प्रकार नहीं हो सकते, ये तो नकारात्मक रूप है अधिकारों का। अब आते हैं नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वो होते हैं जो हमारे समाज में मान्य होते हैं, जिनके पीछे कोई कानूनी ताकत तो नहीं होती, लेकिन हमारी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को वो समाज में निर्धारित करते हैं। जैसे कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों को छोटों से प्यार करना चाहिए, छोटों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छात्रों को गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आप कहीं से निकल के जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग बैठे हैं किसी चौपाल वगैरह पर, तो वहां उनका अभिवादन, यानी कि जो भी आपके धर्म में सलाम, राम राम या फिर सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जो भी धर्म के अनुसार है वो करना चाहिए। ये हमारे नैतिक अधिकार है। मतलब बड़ों का अधिकार है छोटों से प्यार पाना, छोटों का अधिकार है बड़ों से इज्जत, मतलब छोटों का अधिकार है बड़ों से प्यार पाना, और बड़ों का अधिकार है छोटों से इज्जत पाना। माँ बाप का अधिकार है उनके बच्चे उनकी सेवा करें, गुरुओं का अधिकार है कि उनके शिष्य जो उनका सम्मान करें। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या होगा? यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, कोई छात्र अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, या फिर कोई बड़ा अपने छोटे से प्यार नहीं करता है, या कोई छोटा अपने बड़े की इज्जत नहीं करता है, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो इसके लिए? नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये अधिकार तो नैतिक हैं, अधिकार तो ये हैं, लेकिन इनके पीछे कोई कानूनी ताकत नहीं है, कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि इन अधिकारों को, ये अधिकार जो है समाज में किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, किसी की पद को, किसी के सम्मान को निर्धारित जरूर करते हैं। आप कहीं से निकल के जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो गुजर के, और चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनसे बड़े प्यार से अभिवादन करते हैं उनका, तो वो कहेंगे किसका लड़का है भाई, बड़ा अच्छा लड़का है, कहेंगे ना कहेंगे। यदि कहीं भी आप जा रहे हो, आप गाली देते हुए जा रहे हो, तो आपसे कुछ कहेंगे तो नहीं वो, लेकिन ये जरूर कहेंगे बड़ा नालायक है। तो यानी कि आपका सम्मान, आपकी जो क्या रुतबा है जहां आप रह रहे हो उस लोकेलिटी में, तो उसका निर्धारण ये नैतिक अधिकारी करते हैं। तो इसीलिए नैतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनके पीछे कोई कानूनी ताकत तो नहीं होती, लेकिन समाज इनसे, इनको ही मान्यता देता है। हमारा समाज इन्हीं को सबसे ज्यादा मान्य करता है। तीसरा अधिकार आता है कानूनी अधिकार। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि कानूनी अधिकार, इनके पीछे कानूनी ताकत होती है, मतलब इन अधिकारों का उल्लंघन करने पर कानून द्वारा दंडित किया जाता है। अगर इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करेगा, इनसे किसी व्यक्ति के अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास करेगा, उन अधिकारों का अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा, तो फिर कानून उसको सजा का प्रावधान है। कानून में यानी वो जो मतलब पीड़ित व्यक्ति है, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो व्यक्ति कानून की शरण ले सकता है। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये 6 प्राप्त हैं हमारे संविधान में। कितने हैं? 6। जब संविधान लागू हुआ था मूल रूप में तो 7 थे। कितने थे? अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन है संविधान में के भाग 3 में। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि संविधान के द्वारा दिए गए होते हैं। ये जीवन आज यहां आप पढ़ रहे हो, या आज हम घूम रहे हैं, आज हम कुछ भी कह सकते हैं, सरकार की बुराई कर सकते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, चुनाव, यानी कि जो कुछ भी हमारे पास जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं ना, जितनी आजादी है, वो सब इन मौलिक अधिकारों के कारण है। तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा इनको बता दो। सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों में आते हैं जैसे जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि, इस प्रकार के अधिकार जो है सामाजिक में, अर्थात जो हमें समाज में रहने के नाते प्राप्त होते हैं, वो अधिकार सामाजिक अधिकार होते हैं। आर्थिक अधिकार वो होते हैं जो हमारी आजीविका से संबंधित होते हैं, जैसे कि काम करने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे काम मिलना चाहिए, रोजगार प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो समान काम के लिए समान वेतन। यदि वो एक पद पे कार्य कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को तो ज्यादा तनख्वाह मिले और किसी एक को कम वेतन प्राप्त हो।
यानी कि मजदूरी दोनों की बराबर है। यदि एक पद पे काम कर रहे हैं तो ये समान काम के लिए समान वेतन, या फिर काम जब कर रहा है तो काम के निश्चित घंटे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो काम करने चला गया, अब उसका कोई टाइम ही नहीं है, उसका काम रात के 10 बजे खत्म हो रहा है, 10 बजे तक काम करेगा, नहीं, 8 घंटे का काम निश्चित है हमारे यहाँ पर। यदि 8 घंटे से कोई ज्यादा काम कराता है तो उसे अतिरिक्त, इसे हम ओवर टाइम कह सकते हैं, अतिरिक्त मानदेय, अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। इसी प्रकार कुछ सप्ताह में कम से कम एक अवकाश मिले काम करने वाले व्यक्तियों को, और इसके अलावा उन्हें कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्राप्त हों। उन्हें यदि कोई दिक्कत हो जाए, बीमारी हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो उनका इलाज जहां आप कर रहे हो काम, वो उसकी तरफ से होना चाहिए। ये हमारे आर्थिक अधिकार होते हैं। राजनीतिक अधिकार जो होते हैं इससे अगले, ये वो अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। ये बाकी अन्य अधिकार तो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। अगर कोई बाहर से आ रहा है, किसी दूसरे देश का आ रहा है, तो उसको भी अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन ये राजनीतिक अधिकार जो होते हैं ना, ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि वोट डालने का अधिकार, भारत में चुनाव जो होते हैं तो उसमें वोट केवल भारत का व्यक्ति ही डाल सकता है जो भारत का नागरिक है। दूसरा, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तीसरा है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। अगर आप सरकार को मुझे कुछ कमी देखते हैं, वे सरकार कुछ गलत कर रही है, तो ये आपको अधिकार प्राप्त है कि आप सरकार की बुराई कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री की बुराई कर सकते हैं। ये केवल अधिकार भारत में ही, हालांकि और देश भी कहते हैं कि हमारे यहाँ अधिकार है, लेकिन भारत में इस बात का पूरा अधिकार है। यदि आपको प्रधानमंत्री में भी कोई बुराई नजर आ रही है तो एक सभ्य तरीके से, ये तो है नहीं आप गाली दें या उसके बारे में कोई गलत शब्द बोले, प्रयोग करें, या उसके व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप करें, उसकी नीतियों की आप बुराई कर सकते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उनमें यदि आपको कुछ कमी नजर आ रही है तो उसकी आप बुराई कर सकते हैं। यानी सरकार की आलोचना करने का अधिकार, यह भी राजनीतिक अधिकार है। और राजनीतिक अधिकारों में है कोई भी पद प्राप्त करने का अधिकार, कोई भी पद प्राप्त करने का अधिकार। तो ये 4 अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए अधिकार होते क्या हैं। अधिकारों के बारे में मैं तो बताया, अधिकार हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे विकास के लिए जरूरी होते हैं। 2 विद्वान हुए, एक का नाम लास्की है, एक बोशांके है। मैं अक्सर उनकी आपको परिभाषा भी बताता हूं। जैसे कि लास्की ने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, सामाजिक जीवन की परिस्थितियां। दूसरा बोशांके हुए, उन्होंने कहा है कि अधिकार वह मांग है, अधिकार वह मांग है जिसे कि राज्य लागू करता है और समाज स्वीकार करता है। इसका मतलब अधिकार वो होते हैं जो राज्य द्वारा तो लागू किए जाते हैं, नागरिक उनकी मांग करते हैं। यानी व्यक्ति जो समाज उसमें रह रहे हैं किसी राज्य में, वो मांग करते हैं अधिकारों की, राज्य फिर उन मांगों को लागू करता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कहां होती है, वो समाज में। हमारा समाज स्वीकार करता है। आप राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया, लेकिन समाज जब तक उनको स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वो कानून हमारे समाज में लागू हो ही नहीं सकते। जैसे कि आप आजकल आप कृषि कानून को देख रहे हो, सरकार ने कानून बना दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन किसानों का लगातार उसी दिन से विरोध जारी है। तो सरकार ने भी अभी उनको रोका हुआ है उन कानूनों को लागू करने से। तो ये हो गए हमारे अधिकार। अब हमें जो विशेष तौर पे हम जिस अधिकार जिसकी बात करने के लिए हमने शुरू किया है, तो वो है मौलिक अधिकारों के बारे में। कौन से हमारे अब मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे हम। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार देखो, एक कानूनी अधिकारों का एक पार्ट होता है, अर्थात इनके पीछे कानूनी ताकत होती है। और कानूनी क्या, इनके पीछे तो, मौलिक अधिकारों के पीछे तो हमारी संवैधानिक शक्ति होती है। ये हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए। केवल यही अधिकार हैं जिनका संविधान में वर्णन है। संविधान में तो भारतीय संविधान के द्वारा अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। संख्या है 6। और आरंभ में जब संविधान लागू हुआ तब 7 थे। ये कितने थे? 7। इनमें संपत्ति का अधिकार भी था,
जिसको अब हटा करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके 31A में अब कानूनी अधिकार के तहत आर्टिकल 31 से इनको हटा करके इनको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। अब कानूनी अधिकार तो है संपत्ति का अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। एक बात याद रखिए, संविधान के भाग संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका संविधान में वर्णन है। अब हम थोड़ा सा कौन कौन से अधिकार हैं मौलिक अधिकार उनको वर्णन करेंगे। पहला जो अधिकार हमें दिया गया है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा जो अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है जी, 4 हो गए। अब इधर आइए 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवां जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको कि अब मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। इसलिए अब छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो अधिकार है जो इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये एक तरह से इनका प्रोटेक्टर है, इनका संरक्षक है ये कानून। इसीलिए संविधानों में अंबेडकर जी ने इस संविधान को संविधान की मतलब अधिकारों की आत्मा कहा है। यानी कि ये अधिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसके बगैर इनकी रक्षा हो ही नहीं सकती। इसमें वो प्रावधान है जो कि अन्य अधिकारों की रक्षा करते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। ठीक है जी। तो ये आपके हो गए 6 मौलिक अधिकार जिन्हें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मौलिक अधिकार स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? आर्टिकल 14 से। लेकिन इससे पहले दो अनुच्छेद और रह गए, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा।